हाय फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। और डेली आप लोग को 20 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तो आज भी 20 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टॉप प्रश्न है, आप लोग के सामने आ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए और ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और सही सही आंसर को मारें और प्रयास करना है सारे लोग आंसर को देने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यही इसका प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आपका ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी बंगाली। आपका आंसर क्यों आना चाहिए? बहुत अच्छा, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। तो इसका आंसर है तीसरी की बात कहा जाता है तो तत्काल में आपका वर्तमान में तीसरी भाषा में मराठी अपना स्थान ले चुका है। ठीक है, तो हम इसकी सारे ऑप्शन का जिक्र हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पर कौन सी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। एक नंबर पर हिंदी आता है। ठीक है, 2 नंबर पर बंगाली आता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 3 नंबर पर तेलुगु, 4 नंबर पर 3 नंबर पर मराठी, 4 नंबर पर तेलुगु और 5 नंबर पर तमिल है आपको। ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं, पहला पर हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, 5वां तमिल। ये 5 लगातार भाषाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आपका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसकी चारों ऑप्शन का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन है? तो मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति है भील है, मुरिया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी झारखंड है। झारखंड का प्रमुख जनजाति मुंडा हुआ, संथाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की मुख्य जनजाति कौन है? तो सहरिया है और मीना। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न जा रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर 3 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो मतलब क्या होता? ऑप्शन नंबर ए संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपका आंसर क्यों आना चाहिए? सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यानी कि वस्तु का वेग दुगना होता है तो संवेग भी दुगना होता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। यानी भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जापान। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों तो आंसर दे भी दिया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और लगभग 1982 में यह भारत महोत्सव हुआ था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपका अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, ऑप्शन नंबर डी
सलारगंज संग्रहालय। ठीक है, विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया। इसी प्रकार आप लोग सारे लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, सही मारिए गलत मारिए, ठीक है, सारे लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सलारगंज संग्रहालय को। किसको? सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। और सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। और स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1951 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 की भी चर्चा कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है और स्थापना हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय भी नई दिल्ली में है और स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, यह भी है नई दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ था 1954 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपके सामने स्क्रीन पर है छठा प्रश्न। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम आप लेने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो हम इसका आंसर बता रहे हैं, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब अवकरण। याद रहेगा? चलिए ठीक है, तो दोनों आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आपका निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ठीक है, आपका ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर है वाइल्स का नियम। ऑप्शन नंबर सी डाल्टन का नियम। ऑप्शन नंबर डी ग्राहम का नियम। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ लोगों का आंसर आ चुका था, बहुत अच्छा। ठीक है, तो निश्चित ताप पर याद रखना है कि वाल्स का नियम और चार्ल्स का नियम इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि शुरू में लिखा हुआ निश्चित ताप पर। ठीक है, अगर यहाँ रहता निश्चित दाब पर तो जैसे निश्चित दाब पर हम देखते हैं तो चार्ल्स को मार देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर की बात रहेगा तो बॉयल्स का नियम मारेगा। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आना चाहिए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? चलिए आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आप स्क्रीन पर देखिए और आंसर को मारिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ का आंसर आया है, कुछ का आंसर, बहुत कम का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम आंसर बता रहे हैं, मनुष्य की आंखों में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? इसका आंसर है लाइसोजाइम। कौन है? लाइसोजाइम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, WLL का अर्थ क्या होता है? WLL का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन ए विदाउट लीवर लाइन। ऑप्शन बी विद इन लोकल लाइन। ऑप्शन नंबर सी वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी वायरलेस इन लोकल लाइन। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न देते रहता है। ठीक है, तो कृपया करें इसे जल्दी मारें। चलिए, कुछ का आंसर आ चुका है। तो WLL का अर्थ क्या होता है, यानी WLL का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पीस डे
मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है, यही आपका प्रश्न है। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर को मारिए। 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 21 सितंबर और 4 अक्टूबर आपका ये ऑप्शन है। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय पीस डे, आंसर आना चाहिए। बहुत कम आंसर आ रहा है। चलिए, आज कड़ा लग रहा क्या? आज प्रश्न कड़ा लग रहा है, आंसर बहुत कम आता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पीस डे आपका है 21 सितंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर क्या है, तो आप लोग को पता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, तो आप लोग को पता है मधुमेह दिवस 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर होता है पशु कल्याण दिवस। याद हुआ, पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? आपका ऑप्शन 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1930। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले भी वीडियो हम एक दो बार चर्चा इसका कर चुके हैं, तो आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ लोगों ने आंसर दिया। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न। और आपको पता है कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यह पुस्तक जो था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका ऑप्शन ए बी.एस. नायपाल, ऑप्शन बी नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन सी ई.एम. फोस्टर, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद। चलिए, आपका आंसर आना चाहिए ए पैसेज टू इंग्लैंड। फंसना नहीं है इस प्रश्न में, याद रखना है, कंफ्यूज वाली प्रश्न है। ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक। चलिए, बहुत सारा आंसर आ चुका है। चलिए, कुछ का आंसर तो गलत है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, नीरज सिंह चौधरी। अगर इसने पूछ देगा ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, अगर ये पैसेज टू इंडिया देगा तो आपका ऑप्शन ई.एम. फोस्टर होगा। ई.एम. फोस्टर याद रहेगा। अगर इंग्लैंड यानी विदेश वाला तो भारतीय आदमी, ठीक है। अगर भारतीय वाला रहेगा तो विदेश आदमी, याद रखना, ठीक है। यानी इंग्लैंड की जगह इंडिया रहता तो ई.एम. फोस्टर होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक भी जिक्र करना चाहते हैं। बी.एस. नायपाल ने भी कुछ पुस्तक लिखे, जैसे एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बी.एस. नायपाल। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ई.एम. फोस्टर तो पता हो ही गया कि ये पैसेज टू इंडिया रहेगा, तो ई.एम. फोस्टर मानना है। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के बारे में जानते हैं। कुली, कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। और भी पुस्तक है द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो, यह भी इनका है, मुल्कराज आनंद का ही। ठीक है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेक्रॉस, लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्वीडन। जल्दी आंसर आना चाहिए, क्विक आंसर देने का प्रयास करें, ज्यादा टाइम ना लें। चलिए, बहुत अच्छा, इसी प्रकार सारे लोग आंसर दें। लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कनाडा। आप लोग को पता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। तो आइस हॉकी का ही रूप है, ठीक है, जो कि शीतकाल में खेला जाता है, और आइस हॉकी जो है ग्रीष्मकाल में खेला जाता है। ठीक है, और आपको पता है ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, फुटबॉल भी है और गोल्फ भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है,
सारे देश का हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही था। अब अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है कितना परसेंट होता है, इसकी चर्चा इसमें करना है। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 50%। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 50%। कितना? 50% है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो औसतन होती है 50% होती है। इसके अलावा हम और बोलना चाहते हैं, जैसे अगर पूछ देगा कि मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है, तो कार्बन की मात्रा 18% होता है। अगर हाइड्रोजन पूछेगा हाइड्रोजन की मात्रा कितना परसेंट, तो 10% होता है। नाइट्रोजन की मात्रा तो 3%, कैल्शियम की मात्रा तो 2%। इतना ही आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार बोलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा 50, कार्बन की मात्रा 18, हाइड्रोजन की मात्रा 10, नाइट्रोजन की मात्रा 3, कैल्शियम की मात्रा 2। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ठीक है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आपका ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए क्विक आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बताया जाए। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का लोक कला शैली का नाम है अल्पना। ठीक है, ऑप्शन ए की चर्चा करते हैं। गुजरात की लोक कला शैली का नाम क्या है? तो गुजरात का लोक कला शैली का नाम है साथिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का लोक कला शैली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लोक कला शैली है चौकपुरना। क्या है? चौकपुरना। चलते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? इसमें मिस थोड़ा सा लिखा गया है, प्राचीनी लिखा गया, प्राचीन होगा। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पुराना बलित पर्वतमाला, सबसे पुराना बलित पर्वतमाला। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। तो सबसे पुराना बलित पर्वतमाला है अरावली। दुनिया का ही सबसे पुराना पहाड़ माना जाता है अरावली को। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला कहाँ है? तो अरावली पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते विंध्याचल। विंध्याचल पता है कि 5-6 राज्यों में जुड़ा हुआ है, और बिहार में भी इसका कुछ स्थान है जो कि कैमूर में पड़ता है। ठीक है, तो विंध्याचल मुख्यतः अगर बात किया जाए तो राजस्थान और एमपी में विंध्याचल। ठीक है, ऑप्शन बी सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात किया जाए तो सतपुड़ा पर्वतमाला आपका है कहाँ? सतपुड़ा पर्वतमाला आपका एमपी में है। ठीक है, और सतपुड़ा का सबसे अगर ऊंची बिंदु अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची बिंदु का नाम क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सतपुड़ा का धूपगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु में है, और इसका सर्वोच्च चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। कौन है? डोडा बेट्टा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 40, बी 80, सी 240 और डी 243। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा है प्रश्न। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बहुत आसान प्रश्न था। बिहार विधानसभा में सदस्य होते हैं 243, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या 40? 40 क्या? बिहार में लोकसभा सदस्य संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर बी 80 क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है यूपी में लोकसभा सदस्य संख्या हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कुछ नहीं, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई
1857 में किसने भाग नहीं लिया? यह आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी भगत सिंह। आपका आंसर आंसर बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भगत सिंह। कुछ लोगों का आंसर कुछ लोग बहुत सारे का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है। तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में हुआ था। एक तो पॉइंट याद होना चाहिए कि पहली लड़ाई 1857 में हुआ था। इसमें भाग भगत सिंह नहीं लिए थे, तो भाग लिए थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे कहाँ से लड़े थे? तो कानपुर से लड़े थे। ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी? तो लक्ष्मीबाई झांसी से। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर बोला जाता है और इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुआ? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुआ? आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1952। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बहुत लोगों ने दिया। तो नाबार्ड की स्थापना हुआ 1982, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, क्या बोले? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, क्या? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म। फिर से एक बार बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। और आप लोग को बताना है, क्या बताना है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बता सकते हैं? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नहीं? चलिए ठीक है, बता रहे हैं। तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष कुमार भानवाला। कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना है। ठीक है। जो आपके लिए प्रश्न उपयोगी है, जो ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, तो आप लाइक करें। और जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो संख्या को बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखते हैं डेली आपका प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहा है। ठीक है। तो कृपया कर अपनी संख्या को बढ़ाएं। ठीक है। अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे तो ही संख्या बढ़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? तो संख्या बढ़ाइए और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। ठीक है, जो कि आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस सीरीज का। आज का लास्ट प्रश्न है कि देखिएगा, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि उस पहल का नाम क्या है? उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। लिखा हुआ है कि उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। चलिए, करंट प्रश्न है और 2-3 दिन पहले का प्रश्न है। ठीक है, आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पीएम ई विद्या। ठीक है, पीएम ई विद्या के नाम से 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के एक समर्पित चैनल जो डीटीएच के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आपका कल का प्रश्न है, जो कि कमेंट बॉक्स में भेजने बोले थे। तो पहले इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है, कल का प्रश्न का आंसर है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। और इस प्रश्नों का सबसे पहले जवाब देने वाले हैं राजकुमार। कौन है? राजकुमार। ठीक है, और लगभग 2-4 मिनट, जब वीडियो समाप्त हुआ तो 2-4 मिनट के अंदर में 4-5 लड़के लोग हैं
जो कि आंसर दिए हैं उनमें राजकुमार का फर्स्ट है, ठीक है। ऑल इन वन जो है उनका भी आंसर आया था, तो ये सब सही आंसर के रूप में है, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है, आज की प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भेजते रहें और आपका नाम पुकारा जाएगा, अवश्य पुकारा जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि कमेंट बॉक्स के लिए है, कल के लिए है। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए आपका प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन देखिए और आप कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें। और आज का होमवर्क, आज का प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत कुछ प्रश्न आप लोग के सामने जो हम दे रहे हैं, उसके अंतर्गत आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और अजमेर किस राज्य में है? राजस्थान में है। अब पुष्कर मेला पर संबंधित और सारे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या है प्रश्न आपके सामने, पुष्कर मेला राजस्थान के किस झील के किनारे लगता है? तो यह है पुष्कर झील के किनारे। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। अब बात तीसरा प्रश्न है, पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। चौथा नंबर है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। और पोंगल किस महीने मनाया जाता है? तो पोंगल जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी में नए फसल कटने के उपलक्ष्य में तमिलनाडु में यह जो है त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल, ठीक है। आगे है किस अच्छा जनवरी में। और प्रश्न नंबर 6 था, तमिलनाडु में नई फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाते हैं? तो पोंगल, ठीक है। और 7वां प्रश्न है, किस किस स्थान पर हर 12वें वर्ष कुंभ मेला का आयोजन होता है? मतलब 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, तो कहाँ कहाँ लगता है इसका जिक्र किया गया है। तो इसका है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह है जो 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। तो यह आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो अगर आप लोग का प्रश्न अच्छा लगे तो कृपया कर लाइक करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कुछ बोलना है आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बोले, या मेरा नंबर दिया हुआ है तो आप व्हाट्सएप पर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं करके बल्कि व्हाट्सएप पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपके नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है। तो आज का बस इतना ही दूर। तो अगले दिन अगले सीरीज के साथ मिलते हैं और अच्छे प्रश्न के साथ मिलेंगे जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो, ठीक है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।